हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछे गए ज्योमेट्री के सर्किल के सभी सवालों पर। और ये सेशन एसएससी सीजीएल मेंस वाले जो बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और पहला सवाल आपके सामने ये आ चुका है और इसमें बोला गया, एक फिगर दिया गया है, इसमें बोला गया एक सर्किल है और इसमें PBA और PDC दो सेकेंड है, दो छेदक रेखाएं हैं और AD क्या है, इसमें डायमीटर है, O इसका सेंटर है और बोला गया एंगल A 30 डिग्री है, एंगल P जो है 20 डिग्री है और फाइंड आउट करना आपको DBC, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना सर, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन को करने का तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्या है और जो सबसे जल्दी आपको रिजल्ट दे उस पर भी आपको गौर करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस सवाल को करने का एक तरीका ये देखते हैं कि अगर ये 20 है, ये 30 है, तो सर ये वाला एंगल क्या होगा? तो आप तुरंत बोलेंगे सर ये होगा 50 डिग्री। क्यों होगा सर? क्योंकि ADC क्या है, एक ट्राइंगल, ADP एक ट्राइंगल है जिसमें ये एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है जो कि विपरीत आंतरिक कोण यानी अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ होगा ये D, क्योंकि ये बाह्य कोण है ADP का। दूसरी बात, इसमें अगर मुझे ये वाला एंगल पता लगाना हो तो बहुत आसान चीज है कि अगर मैं देखूं कि BD क्या है, एक कोड है और BD A के साथ जो एंगल बना रही 30 डिग्री, वही एंगल C के साथ बनाएगी, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो ये 30 है, तो ये भी सर 30 हो गया, सही है। अगर मैं पूछूं ये वाला एंगल क्या होगा, इतना कोण, तो आप ये देखेंगे कि AD को इसने बोला है क्या, व्यास, डायमीटर, तो मैं कहूंगा ये एंगल क्या होगा, तो आप कहेंगे 90 डिग्री। B पे ये पूरा एंगल होगा 90। क्यों होगा? क्योंकि AD डायमीटर है और अर्धवृत्त बन गया है AD के साथ, इस तरफ वाला पार्ट, तो अर्धवृत्त यानी सेमी सर्किल, तो एंगल इन सेमी सर्किल इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो AD के साथ ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का, ये कंफर्म हुआ, ये एंगल 90 डिग्री 90 है। तो ABD में देखेंगे आप, ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो गया, 60। क्यों हो गया? क्योंकि सभी कोणों का जोड़ त्रिभुज के अंदर 180 होता है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इन इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो जिस वजह से हो गया 60, ठीक है सर। अब ये पूरा एंगल क्या हो गया, ये पूरा एंगल क्या हो गया, इस पूरे एंगल को क्या बोलेंगे, 50, ये 60 तो यहां तक था, 50 ये था, तो ये पूरा एंगल क्या निकल के आ गया, 110, सही है सर। अब ये पूरा 110 हो गया, ये 30 हो गया, तो रिमेनिंग अगर मैं पूछूं कि BDC में, BDC ट्राइंगल देख रहे हैं, ये 110 है, ये 30 है, तो ये एंगल आपके पास क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 110 ये हो गया और 30 यानी 140 हो गया। 180 में से 140 को माइनस कर देंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा और इस प्रकार आपका ये आंसर आ जाएगा। तो सर एक अप्रोच तो ये है इसको करने का, ठीक है। और क्या हम इसमें थोड़ा सा और जल्दी काम कर सकते थे? तो चलिए देखते हैं। देखिए सर्किल की जो थ्योरम्स हैं, एक मैंने वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। सर्किल के वही थ्योरम्स जो हैं वो बार बार हर सवाल में लागू हो रही होंगी, लेकिन उन थ्योरम्स को भी आप कितने बेहतरीन तरीके से अप्लाई कर सकते हो उसके लिए आपको बेहद अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, ठीक है ना। खैर, अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका और बेस्ट मेथड क्या हम निकाल सकें, थोड़ा जल्दी काम हो जाता। तो ये से 20 है, ये 30 है, ये कंफर्म हुआ कि ये क्या हो गया, 50। अच्छा, किसी तरह से अगर मुझे ये सेंटर का एंगल पता लग जाए, ये एंगल, ठीक है ना, तो ये CD के साथ O के साथ जो एंगल बन रहा है, इसी CD के साथ B पे जो एंगल बनेगा इस O के बने एंगल का हाफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हो कि सेंटर के साथ जो एंगल बनता है उसका हाफ होता है सरकमफ्रेंस पे बना एंगल, ठीक है ना। तो ये एंगल निकालने के लिए तो आप इसको देखेंगे, OD क्या है, रेडियस है, ये R है, और OC क्या है, ये भी रेडियस है, सर्किल है, सर्किल की जो त्रिज्या है वो यही है, OC और OD बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो OCD क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया यानी समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, तो ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये 50 है, तो डेफिनेटली ये भी 50 होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में बराबर साइड के साथ, बराबर साइड जो बेस के साथ एंगल बनाती हैं वो इक्वल बनाती हैं। ये 50 तो ये भी 50 होगा, तो डेफिनेटली ये एंगल 40 होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। तो ये सॉरी ये 80 होगा, 80 बिकॉज क्योंकि 50 100 हो गया तो 80 बचा, तो 80 ये होगा। अब 80 का हाफ ये होगा, तो ये हो गया 40। ये थोड़ा सा और हमने इसको जल्दी कर लिया, ठीक है ना। और कुछ कर सकते थे क्या इसमें? तो चलिए एक और तरीके पे बात करते हैं। अगर मैं इसको A को C से मिला दूं इस तरह, ठीक है ना, और मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल क्या है। अगर ये एंगल मुझे पता लग गया,
ये वाला एंगल, तो जितना ये होगा सर उतना ही ये होगा। क्यों? क्योंकि CD A के साथ जो एंगल बनाएगी वही CD B के साथ एंगल बनाएगी। क्यों? क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो ये एंगल निकालना है। अच्छा, ये हम निकाल चुके थे, ये कितना था 50, और अगर मैं कहूं AD क्या है डायमीटर, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90, क्योंकि व्यास के साथ यानी डायमीटर के साथ अर्धवृत्त फिर बन गया ये A से लेकर ACD है ना, AD। तो इसके साथ जो AD के साथ जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये 90 हो गया। अगर ये 90 है, ये 50 है, तो डेफिनेटली ये एंगल क्या बना, बचेगा 40 ACD ट्राइंगल में, सही है। अगर ये 40 हो गया तो ये भी एंगल 40 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा और तेजी से काम हो गया, जल्दी हमने कर लिया इसको, ठीक है। तो एक सवाल को 3 तरीके से 4 तरीके से कराना का, ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतने तरीके आपको पता होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सवाल को विद इन टाइम कर पाएं एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठे, तो उसके लिए आपको जब थ्योरम्स आपने पढ़ी हैं, थ्योरम्स तो वही अप्लाई हो रही हैं, कुछ नई चीज़ तो है नहीं इसमें। लेकिन इतना जल्दी आप कैसे पकड़ पाओगे सवाल को कि हम क्या जल्दी इसमें काम कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे छोटा सा चैप्टर है सर्किल, लेकिन इसके आपको 500-700 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो दिमाग बिल्कुल खुल जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया कि एक कंसीडर AD इज अ टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। AD 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, AC छेदक रेखा, AC सेकंड है, और वृत्त पर बिंदु B पर मिलती है और CD व्यास है। CD क्या है, इसमें डायमीटर बोला गया है CD को। तो सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। CD यहां पर बोला गया, क्या बोला गया CD को, C और D क्या है यहां पर, CD क्या है, एक डायमीटर है, और बोला गया AD क्या है, सेग, इसमें टेंजेंट है ना। तो यहां से आप इसकी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं AD, इसलिए मैंने D पॉइंट को ऊपर लिखा। नीचे रख के भी बन सकता है फिगर, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा क्लियरिटी में रहता है कि आप स्पर्श रेखा बाहर से ऐसे खींच रहे हो, ऊपर मिल रही है, ठीक है ना। फिर बोला गया A से AC एक छेदक रेखा है जो बिंदु B पर मिलती है। AC सेकेंड, AC क्या है, एक सेकंड है जो सर्किल को B पॉइंट पर मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ डेटा दिया गया है कि इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो आप कहेंगे ये 6 है, तो ये भी 6 होगा क्योंकि रेडियस है। फिर इसके अलावा इसमें बोला गया AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये वैल्यू दी गई 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया AC की वैल्यू बताएं, तो ये आपसे पूरी वैल्यू को, इस वैल्यू को मैंने कह दिया ये मान लीजिए x है, समझने के लिए। तो देखिए इस वाले फिगर में जैसे ही बोलेगा ये सेकंड, ये टेंजेंट है AD, और ये क्या है, डायमीटर है। तो या आप जानते हो कि रेडियस के साथ जो टेंजेंट का एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होता है। आप इस वैल्यू को बोलेंगे 90 डिग्री, और 90 डिग्री जैसे ही आएगा इस ADC ट्राइंगल में आप देखेंगे तो आपको लगाना पड़ेगा इसमें पाइथागोरस। तो पाइथागोरस के थ्रू अगर मैं AD की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकल के आएगी, 90 डिग्री के सामने होता हाइपोटेनस अर्थात कर्ण। तो मैं कहूंगा x के स्क्वायर में से अगर मैं 12 स्क्वायर को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AD नहीं मींस AD स्क्वायर आ जाएगा, है ना, पाइथागोरस से। दूसरी बात, क्या इसी AD को एक और तरीके से निकाला जा सकता है, तो यस, सेकंड और टेंजेंट थ्योरम से, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा प्रमेय से। क्या होती है वो, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इंटू AB। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक और तरीके से, तो आप कहेंगे 7 इंटू 7 AB है और AC कितना है x, तो 7x हो गया। बस इसको इक्वेट कर देते हैं, तो x स्क्वायर माइनस का 144 हो गया, माइनस का 7x, या इसको 7x को इधर लिख लें, 7x माइनस 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 0। तो 144 के से दो फैक्टर जिनका डिफरेंस जो है वो 7x है, तो आप कहेंगे x स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 9 प्लस का 9x और माइनस का 144 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, इसमें से x को कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 16 और प्लस 9 को कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 16। तो एक फैक्टर इसका सर ये बन गया x माइनस 16 और दूसरा बन गया बाकी का बचा कुचा x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक बार आप जैसे ही आप x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 16,
और यही वैल्यू पॉजिटिव है और यही वैल्यू इसका आंसर है, और यही पूरा AC है x, ठीक है ना। दूसरी वैल्यू जो है वो इसका आंसर कभी नहीं हो सकती, क्योंकि x प्लस 9 इज इक्वल टू आ गया 0, तो x इक्वल टू हो गया माइनस का 9। नेगेटिव वैल्यू इसका आंसर कैसे होगी कि x तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या है 16। तो इस सवाल के अंदर दो चीजें अप्लाई हो रही है, पाइथागोरस और सेकंड टेंजेंट थ्योरम, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे डिस्कस करते हैं। एक वृत्त जिसका केंद्र दिया गया है, अ सर्किल हुज सेंटर इज 2 3। अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का विशेष सवाल है, लेकिन ये सर्किल वाला ही सवाल इसको बोल सकते हैं, क्योंकि सर्किल वाले पार्ट में मैंने इसको लिख दिया। वैसे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही आपको मैटर्स पता होना चाहिए। रिपीट कर देता हूं मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी। देखिए, अगर कोई पॉइंट x1 और y1 है, सही है, इस पॉइंट से एक आप स्ट्रेट लाइन, जो कि स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस स्ट्रेट लाइन पे अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो मान लीजिए ये a है और ये b है, तो AB इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। और तो इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है वो कैलकुलेट होती है सर किस प्रकार से, तो इस तरीके को आप नोट कर सकते हो। वो ये एक फार्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c1 या c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे ये पता होगा आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब ये इसका इस सर्किल से क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या इसमें कनेक्शन है, तो एक्चुअल में अभी मैं इसको साफ कर देता हूं, है ना, या चलो यहीं पर लिख देता हूं। बोला गया कि एक सर्किल है जिसका सेंटर है O और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए 2 और 3, ठीक है ना। अब बोला गया कि एक टेंजेंट है, और टेंजेंट की जो लाइन है टेंजेंट लाइन की, उसका इक्वेशन ये दिया गया 4x प्लस 3y और -7 इज इक्वल टू 0। आपसे ये बोला गया कि ये जो रेडियस है ना, ये फाइंड आउट करना है। तो टेंजेंट के साथ जो रेडियस का जो एंगल बनेगा वो क्या होता है 90 डिग्री। तो आपसे जब ये रेडियस फाइंड आउट करने की बात कर रहा है, तो एक्चुअल में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने की ही बात कर रहा है। तो इसी तरीके से ये निकलेगा। अब जैसे इसमें वैल्यू पुट करनी है, जैसे आपको इसमें रेडियस निकालना था, तो a की जगह पर यहां क्या चल रहा है 4, तो 4 लिखेंगे। x1 की जगह क्या है 2, तो आप लिखेंगे 2, प्लस b की जगह पे क्या चल रहा है यहां पर 3, तो आप लिखेंगे 3, और y1 की जगह पे क्या चल रहा है, तो यहां पे भी 3 है, प्लस c की जगह क्या है -7, तो यहां पर मैंने -7 डाल दिया, और अपॉन में किया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये देखिए 8 ये हो गया, 8 प्लस 9 क्या हो गया, 8 प्लस 9 17 में से 7 गया 10, तो ऊपर तो हो गया r इज इक्वल टू 10, और नीचे ये वैल्यू क्या बन गई, तो आप कहेंगे ये बन गई 25 का रूट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5। ये किसको कैंसिल कीजिए 2 टाइम, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 2 यूनिट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया इन अ सर्किल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटल इन विच AE इज ड्रॉन पैरेलल टू CD। बोला गया एक सर्किल है सर, तो एक सर्किल मैंने यहां पे ड्रॉ किया, ठीक है ना। एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AE CD के समांतर खींचा गया, AE को CD के पैरेलल खींचा गया, ठीक है। और इसमें बोला गया कि BA को F तक बढ़ाया गया, और ABC ये सब बातें इसमें बोल रहा है। तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रेटल हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने बनाया यहां पर एक साइक्लिक क्वाड्रेटल, इसको, ठीक है, A B C एंड D। अब इसमें बोला गया कि AE को CD के समांतर खींचा गया। जो CD है ना, इसके पैरेलल एक लाइन ये खींच ली गई, ठीक है। ये जो एंगल है ना CD, इसके पैरेलल एक लाइन खींची गई, तो ये पैरेलल लाइन AE जो है ना, वो इस तरह से रहेगी। थोड़ा सा ज़्यादा ही टिल्ट हो गया है, इसके पैरेलल दिखने चाहिए AE। फिर इसमें बोला गया कि BA को F तक बढ़ाया गया, तो BA को आपने F तक ये बढ़ा दिया, F तक बढ़ा दिया गया। फिर आपसे ये बोला गया कि ABC बराबर 85 डिग्री है, ABC ये 85 डिग्री का है, ये 85 डिग्री एंगल है। फिर FAE
FAE ये एंगल दिया गया 24 डिग्री का, और आपसे ये पूछ रहा है ये कि BCD है ना, तो ये एंगल आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ये है आपका सवाल। अब इस सवाल के अंदर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की जो प्रॉपर्टी है वो भी चलेगी। तो जितना ये पूरा एंगल होगा ना FAD उतना ही होगा एंगल C, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। ज़रूरत है इस एंगल को निकालने की। अब देखिए ये अगर 85 है तो साइक्लिक क्वाड्रेटर के अनुसार ये 95 होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेटर में क्या होता है, विपरीत आंतरिक कोणों को जोड़ 180 होता है। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो 180 में से 85 माइनस करेंगे तो 95 आ जाएगा। अच्छा ये 95 है, तो इसको आप देख पा रहे हो, ये जो CD है ना उसी के पैरेलल क्या थी AE। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप कहेंगे ये 95 है तो ये भी 95 होगा पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से। तो मैं ये जानना चाहूंगा ये सर ये पूरा एंगल क्या बन गया, तो आप कहेंगे ये हो गया सर 119। आपने 24 और 95 को जोड़ दिया 119। अगर 119 है तो ये भी 119 होगा। क्यों? रीजन कि ये क्या बन गया, जैसे BA को आगे बढ़ाया था ना, तो ये पूरा जो एंगल बन गया वो बन गया एक्सटीरियर एंगल, यानी बाह्य कोण। चक्रीय चतुर्भुज जो बाह्य कोण होता है विपरीत आंतरिक कोण के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इस वजह से ये 119 बना, तो ये भी 119 हो गया। तो इस तरह से इसका उत्तर हो गया 119। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके पास ये रहा कि दो सर्किल हैं विद सेंटर M एंड एंड। थोड़ा सा बड़ा सा सवाल पढ़ने में है ना, ये पेपर में ये थोड़ा सा काम बढ़ जाता है कि अगर सवाल बड़ा हो तो उसको सवाल का सॉल्यूशन बड़ा ना हो, लेकिन सवाल पढ़ने में बड़ा समय ले जाता है। तो ये एक थोड़ा सा टास्क हो जाता है। दो सर्किल हैं M और N विद रेडियस 5 एंड 8 सेंटीमीटर। तो मैंने एक छोटा सर्किल बना दिया और एक बड़ा सर्किल, ये टच कर रहे हैं क्या, दिस टच ईच अदर एक्सटर्नली। तो मैंने इन दोनों को टच करा दिया। ठीक है, पॉइंट T, ये पॉइंट T पर एक दूसरे को काट रहे थे, तो मैंने इस पॉइंट को T को इधर बोल दिया। सेंटर इसके बोले गए हैं M एंड N, है ना। इसका सेंटर M है और इसका सेंटर N है। अब इसमें बोला गया कि a line PR drawn such that point M, T, N lie on PR। एक लाइन PR है जो M, T, N से होके गुजर रही है, और P किधर बनाना है, P इज क्लोजर टू M, P M के पास है। फ्रॉम P टेंजेंट PQ इज 12। अब ये P यहां पे नहीं होगा, P सेंटर मतलब सर्किल से बाहर ही होगा, क्योंकि आपसे बोला गया कि PR जो है ना, ये एक जो लाइन है वो PTN से होके MTN से होके जो गुजर रही है, वो वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्किल पर। तो P सर्किल से बाहर होगा, M के पास तो जरूर है लेकिन सर्किल से बाहर है। यहां से आप इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा सवाल में बोला गया। उस टेंजेंट को बोला गया है PQ, तो आपने PQ बोल दिया, और इसकी लेंथ दे दी गई इसमें 12 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ देगी 12 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला गया कि जो R से PQ हो गया as drawn to the circle and touching at Q, and from P from R। यहाँ R एक पॉइंट है जहां से इस पे एक टेंजेंट खींचा गया, और इस टेंजेंट को बोल दिया गया, ये जो टेंजेंट है ना RS, और इसकी भी शायद लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर। RS जो है वो 15 सेंटीमीटर का है। फिर आपसे इसमें क्या पूछ रहा है, बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ PR की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह के सवाल में अगर आपको ये बताया गया कि ये जो रेडियस है ना, ये तो क्लियर दिया गया 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। तो अगर ये 5 है, ये 12, अच्छा ये आप जानते हो कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना, रेडियस के साथ टेंजेंट का एंगल अभी भी डिस्कस हुआ है। तो 5 है 12, ये पूरा डिस्टेंस क्या हो गया 13, 5 12 13 का ट्रिपलेट। वैसे ही अगर आपको बोला गया ये कितना बोला गया, इसका रेडियस 8 बोला गया, तो 8 15 के साथ जो राइट एंगल ट्राइंगल का जो ट्रिपलेट बनता है, ये भी राइट एंगल ही बनेगा। तो 8 15 के साथ क्या बनेगा, ये 17, ये सर 17 हो गई, और ये डिस्टेंस तो 8 हो गई रेडियस, और ये डिस्टेंस 5 हो गई। अब आपको क्या करना है, PR निकालना है, तो सारी वैल्यू को आपको जोड़ देना है। तो सभी वैल्यू को जोड़ने पर कितना हो गया, ये 13 और 5 18 और 8 26 और 17, 26 और 17 हो गया 43। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े। बोला गया दो वृत्तों की त्रिज्याएं 27 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर है, केंद्रों के बीच की दूरी 45
सेंटीमीटर है उनकी ओवेनस जीवा यानी कॉमन टेंजेंट की वैल्यू ये पूछ रहा है। दो सर्किल हैं सर, ठीक है ना, एक थोड़ा सा छोटा है और दूसरा सर्किल कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा है। और इस तरह से ये सर्किल है। बोला गया एक सर्किल जो है उसका रेडियस बोला गया 27 और दूसरे के 36 दिया गया और उन दोनों के सेंटर के जो बीच की दूरी दी गई ना 45, ये डिस्टेंस दिया गया 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये क्या है इनका रेडियस, इसका रेडियस 27 है और इसका रेडियस क्या है 36। और आपसे पूछा गया कि ये जो ये जो कॉमन कोड बन रही है ना, सपोज ए और बी, ये आपको पता लगानी है। तो सपोज ये ऊपर काटती है, इस ट्राइंगल को देखते ही 27, 26 और 45, तो मेरे दिमाग में चल रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है। कैसे है कि अगर आप 27, 36 को 9 से काटेंगे तो ये 3 हो गया, ये 4 बार कटेगा और जो 45 है ना ये 5 बार कटेगा। 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। तो ट्रिपलेट के अनुसार क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। और राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक तो तरीका है कि राइट एंगल कहां बना, तो इस पॉइंट पे बना राइट एंगल। तो 1/2 27 इंटू 36 से इस पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने सपोज ओ पॉइंट बोल दिया, इसको ओ डैश बोल दिया। तो ए ओ डैश वाले ट्राइंगल का जो एरिया आ गया 1/2 36 इंटू 27 आ गया। और इसी ट्राइंगल का एरिया हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि जब मैं इसको ओ और ओ डैश को बेस मान लूं तो जो ए ओ है वो हाइट बन जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं 1/2 45 इंटू ए ओ। अच्छा, ओ मैंने इसको बोल दिया तो इसको मैं सिंगल डैश को डबल डैश बोल देता हूं, दोनों सेंटर को, ठीक है ना। कुल मिला के ए ओ ये आ गया। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। ए ओ की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी 27 इंटू 36 अपॉन 45। इसको 9 से कैंसिल कीजिए तो ये कितनी बार कैंसिल हो गया, 9 से 5 टाइम, ये 4 टाइम। मल्टीप्लाई इसका करेंगे 108/5 हो जाएगा। तो 108/5 आ गया ए से लेकर ओ। तो ए भी क्या हो जाएगा, ए ओ का डबल यानी 108/5 का डबल। तो कितना आ जाएगा 216/5। और सॉल्व करेंगे इसको 43.2 सेंटीमीटर। और यही है पूरे कोड की लेंथ, तो 43.2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो कॉमन कोड का क्वेश्चन था और ऐसे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है ना, एग्जामिनेशन में। अभी पैटर्न पिछले पैटर्न में देखा गया तो सी डी केंद्र ओ और 88 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा। तो अच्छा, स्पर्श रेखा जैसे ही बोला गया ना ये जो 88 सेंटीमीटर का इसका क्या है सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस अगर इसका 88 है तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ऐसा डेटा ये बार बार आता है। एक सर्किल है जिसका परिधि दी गई है कितनी, 88 सेंटीमीटर 88। तो जैसे आप इसको कैलकुलेट ना करें, कहने का मतलब इसमें थोड़ा सा समय बचाया करें। 2πr इज इक्वल टू क्या होता है 88 दिया गया, तो 44 2 टाइम कैंसिल हुआ, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14। 88 वाला जो डेटा है एक बहुत कॉमन डेटा है, ठीक है ना। और सर्किल का मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें सर्किल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें समझाई हुई हैं कि भाई आप इसको जैसे ही 88 आए या इस टाइप का 88 का डबल आ जाए या 88 का हाफ आ जाए, 44 आ जाए, तो 44 के केस में रेडियस 7 होगी, 88 के केस में जो रेडियस है वो 14 होगी। ये सब चीज़ें समझाई हुई हैं और ये ऐसे डेटा हैं जो बार बार आते हैं। खैर, तो हमने यहाँ पे पूरा निकाल भी दिया कि r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। बोला गया कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा OC वृत्त को P पर और OD वृत्त को V पर इस प्रकार मिलती है। CD वो केंद्र वाले पर्दे की एक स्पर्श रेखा है। तो आपने यहां पर एक स्पर्श रेखा खींच ली, एक टेंजेंट यहां पर खींच लिया CD, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये बोला गया कि O इसका सेंटर था, सेंटर आपने बना दिया। फिर बोला कि जो OC है ना, OC वो P पर काटती है सर्किल को, और जो OD है ना वो काटती है V पॉइंट पर। V पॉइंट पर, ये V पॉइंट है, यहां पे काटती है सर्किल को। फिर आपसे बोला गया कि COD बोला गया 90 डिग्री, तो आपने कहा ये 90 डिग्री होगा, COD 90 डिग्री। फिर आपसे कहा गया कि जो OD है वो OC से 1 सेंटीमीटर बड़ी है,
इसके अलावा इसमें पीसी की लेंथ दी गई 6 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 6 सेंटीमीटर ये दिया गया, और ये जो रेडियस ऑफ सर्किल ये हमने निकाल के बैठे हैं 14 सेंटीमीटर साइड में, आप देख पा रहे हैं 14 सेंटीमीटर। और जो ओसी ओडी है ना, वो ओसी से 1 सेंटीमीटर बड़ी है, तो ये 14 और प्लस 6 क्या हो गया 20, तो ओसी क्या हो गया 20, तो ओडी क्या हो गया इससे 1 ज्यादा, यानी ये हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 20 है, 20 है, और ये 21 है, तो 20, 21 और 29 का ट्रिपलेट आप शायद जानते होंगे। तो उस तरीके से 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेनस है वो 29 सेंटीमीटर आ जाएगा। CD इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें पूछा गया CD का आधा कितना होगा, तो 29 का हाफ करेंगे, तो 29 का हाफ क्या आ जाएगा 14.5, ठीक है ना। तो यहां पर भी आसान तरीके से पाइथागोरस अप्लाई हो रही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि एक वृत्त O केंद्र है, एक वृत्त में O केंद्र है और AOB व्यास है। तो आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, O इसका सेंटर है और बोला गया AOB इसका व्यास है। तो AD वृत्त की स्पर्श रेखा, AD इज टेंजेंट, तो AOB जैसे बोलेगा डायमीटर, तो मैंने A पॉइंट को ऊपर बना दिया, तो ये मैंने बनाया A पॉइंट को ऊपर। बोला गया इसमें AOB व्यास है, AOB इज डायमीटर, और बोला गया AT इसकी एक स्पर्श रेखा है, तो यहां से मैंने एक स्पर्श रेखा यानी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया यहां पर। इसके बोला गया कि TB वृत्त को Q पर प्रतिच्छेद करती है, कि TB इंटरसेक्ट सर्किल एट Q पर काटती है, ठीक है ना। इसके अलावा AOQ इज इक्वल टू 94, AOQ ये बोला गया 94, ये 94 डिग्री बोला गया। आपसे पूछा गया ATQ की वैल्यू बताएं, ये एंगल सर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए आपको पता ये 90 डिग्री का एंगल होगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। दूसरी बात, अगर ये 94 है तो ये 47 होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेंटर जो AQ जो आर्क है वो सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है वो 94 है, और यही AQ जो आर्क है वो B के साथ बनाया गया, यानी सर्कमफ्रेंस पे बना एंगल क्या होगा, सेंटर पे बने एंगल का हाफ होगा। ये 94 है तो ये 47 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ABT ट्राइंगल में देखेंगे तो ये 90 प्लस 47 प्लस दिस एंगल बराबर 180 होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 180। तो 180 में से 90 और 47 को जोड़ के माइनस करना है, या मैं कहता हूं 90 तो ये है ही है, तो इन दोनों का जोड़ 90 होगा। आप 90 में से 47 माइनस कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 43 डिग्री। यही आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, 90 माइनस 47, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया 43, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि 5 इकाई और 8 इकाई इकाई लंबाई वाले दो समांतर जीवाएं 7 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त के सम्मुख दिशाओं में स्थित है। अच्छा, इसमें क्या बोला गया, एक सर्किल है, सर्किल में 2 कोड इसमें बोली गई हैं। 2 पैरेलल कोड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर 5 यूनिट एंड 8 यूनिट आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। तो मतलब ये है कि सर इसमें ये इसका एक सर्किल है और इसका ये इसका सेंटर है ना, सेंटर हो। इसमें 2 कोड हैं, एक की ये 5 यूनिट की है और एक कोड है 8 यूनिट की। आप ये जानते हो कि सेंटर से जब परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो अगर ये पूरा का पूरा 5 है तो ये क्या हो जाएगा, आधी लेंथ हो जाएगी, क्योंकि जो कोड होता है, कोड को जो सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा जाता है वो उसको बाइसेक्ट करता है, यानी आधा आधा डिवाइड करता है। तो ये पूरा अगर 5 है तो ये 5/2 वाला पार्ट हो गया। अगर ये पूरा 8 है तो यहां से जब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक। अब रेडियस इसका गिवन है, वो कितना है 7, तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया और यहाँ भी 7 लिख दिया। ये रेडियस है, सपोज इसको A पॉइंट बोल दिया, इसको मैंने B पॉइंट बोल दिया, और मुझे निकालना है AB, ठीक है ना। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी AB को कैलकुलेट करना है। तो आप इसको देखेंगे, मान लीजिए ये P पॉइंट बोल दिया, मैंने इसको Q बोल दिया, तो मैं देखूंगा APO, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दूसरा BQO, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा 90 डिग्री का। और पाइथागोरस लगाते हुए आप AO निकाल सकते हैं और BO निकाल सकते हो, दोनों को जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपको निकालना है AB तो आप निकालेंगे AB, कैसे निकलेगा, तो AO प्लस OB। तो AO निकालने के लिए पाइथागोरस लगाएंगे, तो आप करेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस
ओ बी निकालने के लिए डायरेक्ट लगा दिया थोड़ा सा, है ना। तो 7 का स्क्वायर 5/2 को मैं लिख सकता हूँ 2.5, तो मैंने यहां लिखा 7 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कीजिए, यह हो जाएगा 49 माइनस 16 क्या हो जाएगा √33, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 का स्क्वायर हो गया आपके पास 49 माइनस 2.5 का स्क्वायर 6.25, माइनस करेंगे 49 में से तो 42.75 आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई 42.75। अच्छा, अब तक क्या क्या होता था कि अभी ज़्यादातर सवाल ऐसे आते थे तो इजी ट्रिपलेट से सॉल्व हो जाते थे, लेकिन ये मामला यहाँ पे फंस गया और इसने बोला गया कि दशमलव के 2 स्थान तक इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो ये जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर के डिजिट्स आ गई। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर का एक तो होता है कि पूरा व्यवहारिक तरीके से आप पूरा इसको सॉल्व कीजिए और इसको एग्जैक्ट आंसर पे पहुंचिए। दूसरा एक इसमें हम लगा सकते हैं कि अप्रोक्सीमेशन से आप इसको नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो चलिए इस एग्जांपल से आप ये भी इसको भी सीख लेते हैं कि जैसे ये 33 दिया गया, नॉन परफेक्ट 36 होता सीधे लिख देते 6, लेकिन 33 दिया गया। अब हम डिटेल मेथड पे नहीं जाएंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट थोड़ा शॉर्टकट फॉर्म में देखेंगे, लेकिन इस तरीके से देखने पर ये थोड़ा अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, एग्जैक्ट नहीं देता, लेकिन हमारा काम चल जाएगा, हम आंसर पे पहुंच जाएंगे, जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे 33 है तो 33 किस किस नंबर के बीच में आता है स्क्वायर की, लाइक यहाँ पे 36 होता तो इसका 6 होता, 25 होता तो 5 होता, तो 36 जो है 25 33 जो है 25 और 36 के बीच में आ रहा है ना। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो मैंने यहां पर 5 लिख लिया। अब 25 से सर कितना ज्यादा है, तो आपने कहा 33 जो है 8 ज्यादा, तो आप 8 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 2 तो लिखेंगे नीचे, और इस 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 8/10 क्या हो जाएगा 0.8, तो 5.8। आप इसका रूट अप्रोक्सीमेट में देखेंगे तो इतना ही आ रहा होगा 5.8 समथिंग 33 का, ठीक है ना। और इसको जब देखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 42 किसके बीच का है, तो आप कहेंगे 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर का बीच का नंबर है ये, तो मैंने 6 का स्क्वायर के साथ ये 6 ले लिया, और ये 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 36 से ये कितना ज़्यादा चल रहा है, तो आपने कहा ये ज़्यादा चल रहा है आपका 6.75, तो मैंने यहाँ लिखा 6.75 और अपॉन में 2 तो मैं लिखूंगा और 6 का मैं डबल कर देता, 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको पूरा कैलकुलेट करने नहीं बैठना है आपको देखना है ये, अच्छा नीचे क्या आ रहा है, तो 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, और ऊपर क्या आ रहा है 6.75। अगर ये एग्जैक्टली 6 होता तो ये कितनी बार करता, ये अप्रोक्सीमेट 2 टाइम कैंसिल हो जाता है, तो 1/2 क्या होता 0.5 होता, तो 6 + 0.5 तो क्या हो जाएगा 6.5, और इस वैल्यू को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 12.3। ये एग्जैक्ट नहीं है भाई, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, क्योंकि हमने ये तरीका यहां पर लगाया है अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करने का, तो 12.3 आ गया। अब आप चारों ऑप्शन में देखिए ये क्या आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर से कितना दूर है, तो 12.3 के पास ही इसका आंसर होगा, तो 12.28 डेफिनेटली यही आंसर है इसका, ठीक है ना। तो यहां पर ये बात समझनी थी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट आप किस तरह से निकाल सकते हो। कभी मैं डिटेल में और कभी पढ़ाऊंगा स्क्वायर रूट क्यूब रूट, तो उसको थोड़ा सा और क्लियर करूंगा, और बड़े बड़े नंबर के साथ हम देखेंगे इसको आप कैसे जल्दी निकाल सकते हो। फिलहाल मैंने इसको सॉल्व करने के लिए इस तरीका यहाँ पे समझाया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया एक सर्किल है जिसका रेडियस r है और द लार्जेस्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल इज कट ऑफ। एक सर्किल है सर, तो एक सर्किल आपने ड्रॉ किया, उसमें बोला गया कि एक ट्राइंगल आपको इसमें से कट करना है। और ये ट्राइंगल कैसा इक्विलेटरल है, बड़े से बड़ा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इसमें से कट करना है, और रेडियस दिया गया सर्किल का r। तो ये आसान है सवाल बहुत, लेकिन बशर्ते आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अगर रेडियस r है ना सर r, और सपोज इसकी साइड a है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो तीनों साइड बराबर होती हैं। आप जब बड़ा से बड़ा इसमें ट्राइंगल निकालोगे ना, तो इस सर्किल में से, तो इस ट्राइंगल की जो तीनों कोने हैं ना वो सर्किल को टच कर जाएंगे। जब सर्किल को ये टच कर जाएंगे तो ये बन जाएगा एक कैसा
एक सर्कम सर्किल बन जाएगा, ये परिवृत्त बन जाएगा। और परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है या रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या वो a/√3 होती है। सो साइड क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे √3r हो जाएगी। बस इतना ही तो काम है इसमें। कहाँ गया ये √3r, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए। सर्कम रेडियस a/√3 होती है, यानी परिवृत्त की त्रिज्या a/√3, और अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी इन रेडियस होती है a/2√3 इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि ABC are 3 points such that AB is equal to 11 centimeter, BC is equal to 13 and AC is equal to 24. Find the number of circle passing through point ABC. अच्छा क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि ABC 3 पॉइंट है सर, है ना, ABC। अच्छा ये मैंने एक लाइन में तीनों पॉइंट बना दिए, उसका रीजन मैं समझा देता हूं। ABC क्यों उसमें डेटा कुछ ऐसे ही गिवन है। A से लेकर B तक की लेंथ बोल रहा है वो 11, B से लेकर C तक की लेंथ बोल रहा है वो 13 सेंटीमीटर, और आपसे बोला गया 13 सेंटीमीटर, और आपसे बोला कि AC बोला गया 24 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताइए कि AB इज इक्वल टू 11, BC इज इक्वल टू 13 और पूरा AC इज इक्वल टू, तो 11 और 13 का जोड़ ही तो है AC। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो तीनों पॉइंट है ना वो एक स्ट्रेट लाइन पे मौजूद है, एक सीधी रेखा पे मौजूद है। तो अब सीधी रेखा पे एक तीनों पॉइंट मौजूद होंगे तो ये भाई एक सीधी रेखा बनेगी ना, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड होगी यहाँ पर, तो सर्किल फॉर्म्ड होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर कोई सर्किल यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। अच्छा सर्किल का फॉर्म होगा जब तीनों की पोजीशन अलग अलग होगी, इस तरह से कोई रखेंगे तो एक सर्किल बन जाएगा, लेकिन यहाँ तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, लेकिन सर्किल नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कोई सर्किल नहीं बनेगा, 0 सर्किल आर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQ एक वृत्त की जीवा है जिसमें PQ इज अ कोड ऑफ सर्किल। तो मैंने यहां पर एक कोड सर्किल बनाते हैं पहले। तो ये है सर सर्किल, और इसका सेंटर आपसे वो दिया गया है, सेंटर है O, है ना। PQ इसका कोड है, और आपसे बोला गया द टेंजेंट XR at point X on circle intersect the extension of PQ at point R। तो आपसे बोला गया PQ एक कोड है, कोड को इस तरह से मैंने बनाया, और यहां पे बोला गया कि जो X पॉइंट है, यहां पर कोई X कोई पॉइंट होगा जहां से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, और जो कि PQ के एक्सटेंशन पे यानी आगे बढ़ाने पर पॉइंट R पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें बोला गया XR इज इक्वल टू 12, ये बोला गया 12 सेंटीमीटर, और PQ इज इक्वल टू X सेंटीमीटर, इसको बोला गया भाई X सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया कि PQX है, PQX है, PQX सेंटीमीटर, और RQ की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है X-2 सेंटीमीटर। तो X-2 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली क्या सी है, ये सेकंड टेंजेंट थ्योरम है, और आप ये जानते हो कि ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RP इंटू PQ। तो RP पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, PR या RP, तो ये हो जाएगा, ये X है, ये X-2, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2X-2, तो 2X-2, और इंटू क्या हो जाएगा QR, तो कितना हो जाएगा X-2। सही है। अब आपको जैसे इसको सिंप्लीफाई करना और X की वैल्यू पता लगानी है, तो आसान तरीका ये है कि X की वैल्यू तो साइड में गिवन है, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व करने पे समय खराब ज्यादा होता है। उससे बेहतरीन तरीका है कि ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर X की वैल्यू डालें और अपने आंसर पे पहुंच जाएं। तो X इज इक्वल टू, मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है कि अगर मैं 10 डाल देता हूँ तो 2 गुणा 10 क्या हो गया 20, 20 में से 2 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 18, और यहाँ पर X बराबर 10 डाल देता हूँ तो 10 में से 2 गया क्या हो गया 8, 18 गुणा 8 करने पर 144, 144 होता है, जो कि 12 का स्क्वायर होता है। तो 10 जो है मेरा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप जल्दी पकड़ सकते हैं, क्योंकि X ही निकालना था और ऑप्शन में X दिया गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया इन ए सर्किल विद सेंटर ओ, एक ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, व्यास दिया गया है ए बी को वृत्त के बाहर बिंदु सी तक बढ़ाया गया। एक सर्किल ड्रॉ करते हैं जिसका सेंटर बोला गया ओ एक सेंटर बना दिया। ए बी इसका एक व्यास है, तो ए बी क्या है, इसका एक व्यास है, तो ए बी को आगे बढ़ा दिया मैंने इस तरह से। ए बी इसका डायमीटर है, तो मैंने कहा ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ सर्किल। फिर बोला गया ए बी को बिंदु सी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि सी डी वृत्त पर स्थित बिंदु डी पर एक स्पर्श रेखा। सो ए बी को बढ़ाया गया है ना, ए बी को एक्सटेंड किया गया पॉइंट सी तक, तो इस तरह से पॉइंट सी तक बढ़ा दिया गया। और यहां पर कोई पॉइंट डी है और सी डी क्या है, इसका एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट बना लिया हमने। फिर आपसे बोला गया कि वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ सर्किल गिवन है, ये 6 सेंटीमीटर है सर, सही है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, तो आपसे पूछा गया कि बी डी बी सी की वैल्यू क्या होगी, फाइंड। अच्छा, ये दी गई है डी बी सी, ये गिवन है। इस बी पॉइंट को बाहर बना लेते हैं, ये एंगल आपको गिवन है 120 डिग्री। फिर आपसे पूछा गया सी डी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी, ये आपको लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है सी डी की। ठीक है, ये पूरी कहानी जो इसमें बोली गई हम उस तरह से फिगर बना लिया। तो बात ये है कि इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक तो क्लियर है कि ये 6 होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्किल है, त्रिज्या है, तो इधर 6 है तो इधर भी 6। दूसरी बात ये है कि सर ये 90 डिग्री का एंगल है, टेंजेंट का रेडियस के साथ एंगल। अगर ये 90 है और अगर ये पूरा 90 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 120 है ना, तो ये हो गया 90। और 90 में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पार्टिकुलरली ये एंगल कितना बचेगा, ये वाला एंगल, ये अगर मुझे पता लग गया तो काम बन जाएगा। और ये कैसे पता लगेगा, अगर 120 है ना, तो ये एंगल क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे ये 60 है, क्योंकि पूरा स्ट्रेट लाइन है ना, सीधी रेखा है, तो 120, तो ये अंदर बनने वाला जो एंगल है वो 60 है। अच्छा, ये 60 है और ओ बी जो और ओ डी क्या है, रेडियस है, त्रिज्याएं हैं, तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो सर ये भी 60 होगा, तो ये क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या बन गया, एक समबाहु त्रिभुज बन गया। तो इसमें क्या, अगर ये भी 6 है ना, तो ये लेंथ जो है ना मेरे पास, जो डी बी है, डी बी, वो भी मेरे पास 6 सेंटीमीटर ही आएगी, डी से लेकर भी। तो इस लेंथ को मैं बोलूंगा ये डी बी है, ये आ गई मेरे पास 6 सेंटीमीटर, सही है। अच्छा, ये 6 है। अच्छा, दूसरी बात ये है, अगर ये 90 है और ये 60 है, तो ये जो पर्टिकुलर इतना एंगल है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है इसी फिगर में, ये जो एंगल है वो कितना बन जाएगा, रेड जो मैंने ग्रीन से लिखा वो 30 बनेगा। अब ये 30 है जो ग्रीन वाला एंगल है, तो आप इस एंगल को बोलेंगे ये भी 30 होगा। आप ऐसा क्यों बोला गया कि अगर आप बी डी सी या डी बी सी इस ट्राइंगल में देखेंगे, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, बिकॉज ये 120 है और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है 180। अगर ये 120 है और ये 30 है, तो बाकी का बचा कुचा 30 यही होगा, 30 यही होगा। तो अगर ये 30 है और ये 30 है और ये 6 है, तो सर ये भी 6 ही होगी, ठीक है ना। यानी जो dB है वो BC के बराबर होगी, क्योंकि आप इधर भी 30 को पा रहे हो, उधर भी 30 को पा रहे हो, यानी आधार के साथ जो एंगल बराबर हैं, इस वजह से ये दोनों लाइन बराबर होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। अब इस ट्राइंगल के अंदर मुझे CD निकालना है, कौन से में, DBC में। तो इसमें अगेन हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ट्राइंगल के 2 साइड दी गई और बीच का एक एंगल दिया गया और तीसरी साइड वो जानना चाहता है, तो कोसाइन रूल यहाँ पे लगा सकते हो आप, और भी कुछ कर सकते हैं, चलिए देखेंगे आगे, लेकिन कोसाइन रूल पहले यहाँ पे मैं इस्तेमाल करके बता देता हूँ। cos 120 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 6। ये कोसाइन रूल को मैंने लगाया यहाँ पर। cos 120 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस 1/2, ये हो गया 36 क्या हो गया 72 माइनस CD का स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, ये भी हो गया 72। ठीक है, ये कैंसिल हुआ 36 टाइम, 36 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और CD को इधर ले जाएं तो माइनस का 36 इधर जाके जुड़ जाएगा, तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा
72 प्लस 36 क्या हो गया 108। 108 को आप क्या लिख सकते हो 36 इंटू 3। और सी डी इज इक्वल टू, जैसे आप स्क्वायर रूट इसके ऊपर लगाओगे तो 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और √3 अंदर रह जाएगा। तो सी डी की वैल्यू आ गई 6√3 और यही मेरे सवाल का उत्तर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, ये अच्छा सवाल मैं बोलूँगा इसको, क्योंकि ये सोचना पड़ा कि ये जो 6 पहले तो ये आपको रेडियस दिया गया था, तो ये भी 6 होगा क्योंकि आइसोसेलेस बन रहा। ये 6 है तो ये भी 6 होगा क्योंकि ये भी एक, सॉरी ये अंदर तो बन रहा है इक्विलेटरल, 6 6 6 बन गया। और ये जो ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा था जिसमें ये 6 है तो ये भी 6 होगा, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। तो जब ये दोनों लेंथ आपको पता लग गए बीच के एंगल से हमने कोसाइन रूल लगा दिया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कोसाइन रूल तो नहीं उतना हम, क्योंकि उतने सवाल कोसाइन रूल पे आते नहीं है पेपर में, तो बहुत जल्दी हिट नहीं करता ये, तो फिर और क्या किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ और सीखते हैं कि और क्या कर सकते हैं विदाउट कोसाइन रूल। तो बेसिकली अभी मैं थोड़ा सा को साफ कर देता हूँ। और बेसिकली क्या है कि हमारे पास सर एक ट्राइंगल था, है ना, ये एक ट्राइंगल था जैसे ये 6 बोला जा रहा था, इसको 6 बोल रहा था वो, इसको 120 बोल रहा था, और ये मुझे सपोज ये डी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, और मुझे मेरा कैलकुलेशन का जो इसमें विषय था वो सी से लेकर डी, ये लेंथ मुझे कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ बोल रहा था क्या 6 6 120। ठीक, अच्छा ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है ना। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल और यहां से अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं ना, तो किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज में जब आप एक परपेंडिकुलर लंब खींचते हो तो क्या होता है वो मीडियन का काम भी करता है, अर्थात माध्यिका का काम भी करता है, यानी जो लेंथ ये होगी और उतनी ही लेंथ ये होगी। एक तो बात ये क्लियर। दूसरी बात सर, एंगल जो होता है ना यहां जहां से परपेंडिकुलर निकलता है ये बाइसेक्ट होता है। अगर ये पूरा 120 है तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, तो अगर मैं इस लाइन को कुछ O कह दूं और इसको कह दूं मान लीजिए कि R, मान लीजिए मुझे OR कैलकुलेट करना है किस ट्राइंगल में, तो मैं ट्राइंगल उठाता हूं ODR और ये 60 डिग्री का एंगल है। अच्छा ये सामने क्या है 90 डिग्री, तो 60 के ये 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, यानी कर्ण ये हो गया और इसका बेस ये हो गया OR। तो कर्ण बटे आधार कॉस का अगर मैं इस्तेमाल कर दूं यहां पर, cos 60 की जो वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी आपके पास बेस बाई हाइपोटेनस यानी OR। अच्छा मैं डायरेक्ट यहां पर मैं dr की वैल्यू नहीं निकालू ना, तो बेस बाई हाइपोटेनस मैं dr निकालूंगा ना, dr अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे पास 6। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 1/2 होती है। ठीक है, 1/2 होती है। तो 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dr बेस तो ये हो गया हाइपोटेनस, यार OR निकलेगा इससे, जो कॉस का इस्तेमाल कर दिया। अगर मैं साइन का इस्तेमाल करूं तो ज़्यादा ठीक है ना, साइन का इस्तेमाल कर लेते हैं भाई, साइन 60 कि पहले मैं OR निकालूं फिर उससे dr निकालूं, उससे बेहतर है। तो साइन 60 क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया इसके लिए dr अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया 6। तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो गया √3/2 बराबर क्या हो जाएगा dr/6। अब इससे कैंसिल होगा 2 टाइम और 2 इंटू कितना हो जाएगा, सॉरी 3 टाइम, तो dr की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3√3 आ जाएगी। तो dr इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3√3 आ जाएगी। तो dr अगर 3√3 है ना, तो ये आप यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो क्या आ गई 3√3, यहां से लेकर यहां, तो जितना ये रहेगा dr उतना ही rc रहेगा, तो ये भी 3√3 रहेगी। ठीक है ना, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 6√3। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कोसाइन रूल नहीं निकाला, लगाया, बेसिकली एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करके बताया। तो इस तरह से भी आप सोच सकते थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया एक O केंद्र वाला एक बड़ा वृत्त, है ना, O केंद्र वाला एक बड़ा वृत्त और केंद्र P वाला एक छोटा वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से
इस प्रकार स्पर्श करते हैं। अ बिगर सर्किल सेंटर एट O एंड अ स्मॉलर सर्किल सेंटर एट P टच ईच अदर एक्सटर्नली। दो सर्किल है सर, एक बड़ा सर्किल है और कंपैरेटिवली एक छोटा सर्किल है। और ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। सच दैट द लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट LM इज 12 सेंटीमीटर। सो LM इसका जो कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ है ना, LM वो दिया गया 12 सेंटीमीटर, ये दिया गया 12 सेंटीमीटर। और आपसे बोला गया द रेडियस ऑफ द बिगर सर्किल इज 18, तो आपसे बोला गया जो बड़ा वाला सर्किल है उसका रेडियस 18 सेंटीमीटर है। और छोटा सर्किल का इसका रेडियस दिया गया क्या? नहीं दिया गया, सपोज R। और आपसे पूछा गया कि यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी, तो ये तो 18 हो गया यहां से यहां, और ये क्या हो गया R, तो कुल मिला के क्या हो गया 18 प्लस R। तो लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्किल इज गिवन 18 प्लस R। ठीक, और यहां से आपको R को कैलकुलेट करना है। और आपको ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ का फार्मूला अगर आपको पता है, वो फार्मूला क्या होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, तो आप जानते हो कि क्या होता है कि D स्क्वायर, D मीन्स जो सेंटर, दोनों सेंटर के बीच की दूरी होती है उसको बोला गया है D। तो D स्क्वायर माइनस दोनों सर्किल के रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर, बस इसको अप्लाई करना है और कुछ नहीं है सवाल में। अच्छा, यहां पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ दी गई 12, तो मैंने लिख दिया 12 बराबर रूट लगाऊंगा, और D स्क्वायर की जगह लिखा है 18 प्लस R का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, यानी 18 माइनस R का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दे, स्क्वायर करेंगे दोनों ओर, तो ये 144 हो जाएगा और यहां से स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab होता है। तो मैंने उस तरह से 4 लिखा और 18 लिखा और इंटू R लिखा, और यहां से R कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए 18 4 जाएगी, कितना हो जाएगा आपके पास 72, और ये कैंसिल होगा 2 बार। R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या है इसमें 2 सेंटीमीटर, छोटे सर्किल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो बेसिकली ये जो फार्मूला है ना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, ये अप्लाई किया गया है। ठीक है ना। चलिए, ये सवाल 14 सवाल यहाँ पर ये खत्म हो गए, लेकिन सवाल कुछ और भी हैं, तो मैं सभी सवालों पर एक्चुअल में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मैं आगे बढ़ूँगा और कुछ और सवाल हैं। तो यहाँ तक हो गए थे, अब 15 नंबर सवाल। इस सवाल को देखें। बोला गया इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्किल एंड A इज द डायमीटर। A क्या है इसमें, A इज द डायमीटर। O क्या है इसमें सेंटर है, और A क्या बोला गया डायमीटर बोला गया। फिर बोला गया AOC बराबर दिया गया 100 डिग्री, और CDE और CEA की वैल्यू पता लगानी है। तो CDE देखिए कौन सा एंगल आपको पता लगाना, CDE, यानी एक तो एंगल ये पता लगाना है आपको, दूसरा CEA, दूसरा एंगल आपको ये पता लगाना है। ये दोनों एंगल पता लगाने, और आपको दिया गया सेंटर का एंगल 100 डिग्री। ठीक, तो आसान सवाल है अगर आप देख पा रहे हो तो सबसे पहले अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये किसके बराबर होगा, तो ये सर एंगल इसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो आप देखेंगे जो EC है ना, EC के साथ सर्कम सर्किल पर यानी परिधि पर एंगल D बन रहा है, और इसी EC के साथ परिधि पर यानी A एंगल बन रहा है। आप देख पा रहे हो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। और ये एंगल कैसे निकलेगा, तो बहुत आसान चीज है। आप देखिए कि ये है रेडियस, अगर मैं कहूं कि OA क्या है रेडियस और OC भी रेडियस है, तो ये बराबर होंगी, यानी त्रिज्याएं तो बराबर होंगी। तो ये AOC कैसा बन रहा है, एक आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, जिस तो आधार के साथ जो एंगल रहेंगे ये बराबर बराबर होंगे। तो अगर ये 100 है और ट्राइंगल के सभी कोणों को जोड़ क्या होता है 180, तो बाकी का बचा 80। तो 80 में ये कितना हो जाएगा 40, और ये भी हो जाएगा 40। तो पॉइंट ये था ये निकालने का। तो ये एंगल 40 आ गया, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल क्या होगा 40 होगा। दूसरा आपसे एंगल पूछा गया था CEA,
यानी ये एंगल पूछा गया था, तो ये एंगल किसके बराबर होगा, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं, इस एंगल के बराबर। कौन सा एंगल, ये एंगल। आप वही चीज देख रहे हैं कि AC जो कोड है वो D के साथ जो एंगल बनाएगी वही AC कोड E के साथ एंगल बनाएगी, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। ये 100 दिया गया, इसका हाफ ये होगा, सेंटर पे बने एंगल का हाफ होता है सर्कमफरेंस पे बना एंगल। अगर ये 50 है तो सर ये भी 50 होगा, 50 होगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का टोटल पूछा गया था, तो 40 और 50 का टोटल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला गया एक सर्कल दिया गया है, ए बी डी परिधि पर स्थित यानी सर्कमफ्रेंस पे स्थित पॉइंट है, और आपसे पूछा गया इसमें कि ए बी सी पता लगाना, यानी ए बी सी, इस एंगल को आपको पता लगाना है। ए बी सी ये एंगल आपको पता लगाना है, ए बी सी। ठीक है ना, कैसे पता लगेगा, थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर देता हूँ। ये एंगल आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ये एंगल दिया गया 33 डिग्री। ठीक है ना, ये एंगल दिया गया 33 डिग्री। ठीक, ये तो क्लियर दिख रहा है 126। अच्छा, एक ये एंगल पे कैसे पहुंचेंगे हम, तो एक आसान तरीका ये है कि अगर मैं इससे इसको मिला दूं और मैं ये जानना चाहूँ ये एंगल क्या है, तो आप बोलेंगे सर जो AC है ना वो CD के बराबर होगी, बिकॉज ये रेडियस है, त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्याएं होंगी तो जो ACD जो ट्राइंगल है ना वो कैसा बन रहा है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, यानी समद्विबाहु त्रिभुज होगा ये। और समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो जो एंगल ये होगा ना उतना ही एंगल ये होगा। ये 33 है तो ये एंगल भी 33 ही होगा। ये बात हम समझ गए। ठीक, दूसरी बात, ये पूरा 126 है, सेंटर पे बना एंगल, तो मैं पूछूंगा ये सर्कमफ्रेंस पे ये एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल A पूरा ABD, तो आप बोलेंगे इस एंगल को, ये एंगल बनेगा इसका हाफ, तो ये 126 है तो क्या हो जाएगा 63। अच्छा, ये पूरा 63 है जिसमें ये 33 है, तो रिमेनिंग एंगल, ये वाला एंगल क्या बना, ये एंगल, केवल ये रेड वाला, तो आप बोलेंगे 63 तो ये पूरा था, उसमें 33 ये था, तो 63 में से 33 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 63 माइनस 33, तो ये एंगल क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये सर जो रेड एंगल है ना ये 33 हो गया, और ये 30 डिग्री हो गया, सॉरी ये 30 है तो डेफिनेटली ये भी 30 होगा, बिकॉज जो AC है और BC है ये भी रेडियस ही है, और इस तरफ भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज ही बन रहा है, तो ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा, तो ऑप्शन A करेक्ट हो गया। ठीक है ना, और सवाल इसमें बचते हैं क्या, एक सवाल और है लास्ट 18 नंबर। बोला गया कि दो सर्किल हैं जिसकी डायमीटर आपको गिवन है 16 एंड 20 सेंटीमीटर, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 13 सेंटीमीटर। 16 एंड 20 सेंटीमीटर डायमीटर है और सेंटर के बीच की दूरी 13। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट ऑफ ए कॉमन टेंजेंट ऑफ दिस सर्किल दैट डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर। अच्छा, इसमें ये क्या बोल रहा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की ही लेंथ पूछ रहा है। ये दो सर्किल हैं सर, एक सर्किल और एक का रेडियस, टच कर रहे हैं क्या, इस प्रकार है 13 सेंटीमीटर। ये इसका एक का रेडियस 8 है और एक का रेडियस यानी त्रिज्या 10 है, 18 और 13 सेंटीमीटर के बीच की दूरी है। ये सेंटर जो सर्किल होंगे ना इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को। आप कहोगे कैसे, क्यों कर रहे होंगे, क्या वजह है, तो एक का रेडियस इसमें बोला गया है, देखो ये डायमीटर है 16 तो इसका रेडियस क्या होगा 8, ये डायमीटर यानी व्यास बोला गया 20 तो इसका रेडियस यानी त्रिज्या क्या होगी 10। तो 16 ये हो गए 8 और ये हो गए 10, और केंद्रों के बीच की दूरी इसमें क्या बोल रहा है 13। अगर ये एक दूसरे को टच कर रहे होते ना तो केंद्रों के बीच की दूरी 18 बनती, लेकिन 13 दी गई, 13 दी गई, यानी ये एक दूसरे को सर्किल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से फिगर बनेगा। फिगर का वैसे विशेष कोई योगदान इसमें है ही नहीं क्योंकि इसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही पूछी गई है। तो आपको ये आपसे ये पूछा गया कि इसकी लेंथ बताएं। सपोज AB,
रेडियस आपको गिवन है, कितनी है, ये रेडियस, इसकी जो रेडियस यानी त्रिज्या है वो 8 है, और इसका जो रेडियस है वो क्या है, 10 है, और केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, 13, क्लियर बोला गया है। तो आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का यहाँ पे इस्तेमाल करें फार्मूले का, तो ए बी निकालने के लिए सिंपल हो गया सवाल। तो 13 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 10 माइनस 8 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 169, माइनस क्या हो जाएगा 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा √165, और यही सवाल का आंसर है 165। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये बोली गई थी, इसको थोड़ा समझाना चाहूँगा मैं, कि केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को प्रतिच्छेदन नहीं करती, यानी इस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पता लगानी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट ऑफ दिस सर्किल दैट डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। देखिए, जो कॉमन कोड होती है वो 2 तरह की होती है ना। एक तो आपने देखा होगा कि एक सर्किल ये रहा, एक सर्किल ये रहा, और ये इसका कॉमन कोड है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और एक सर्किल ये है, इसकी लेंथ कैसे निकलती है, तो आपके लिए फार्मूला होता है d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और एक होती है टेंजेंट इस तरह से, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और इसकी लेंथ कैसे निकलती है, d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, बस इतना सा फर्क होता है। अब आपसे ये जैसे ही बोला गया कि कॉमन टेंजेंट, अब आप कहोगे ये डायरेक्ट है या ट्रांसवर्सल है, यानी सीधी है, उभयनिष्ठ, इसको हिंदी में बोलेंगे तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा, कौन सी है। तो यहाँ क्लियर नहीं बोला गया, लेकिन एक लाइन इसमें बोली गई कि जो कॉमन टेंजेंट है ना, वो उनके जो सेंटर को मिलाने वाली लाइन को टच नहीं करती है, काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो सेंटर को मिलाने वाली लाइन ये है सर, और इसको जो ये जो लाइन है ना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये इसको काटती नहीं है, जबकि ये इसको काट देती है। तो आपसे ये नहीं पूछा गया था, आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा गया था। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने समझा दिया इसमें, ठीक है ना। तो ए भी आपने इसको कैलकुलेट करना था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फार्मूले से, तो ये इस तरह से 165 आ गया। क्लियर है बात। वैसे जब दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यहाँ पे बन ही नहीं पाएगी, ठीक है, बनेगी यही। लेकिन इस लाइन का क्या मतलब था वो मैंने यहाँ पे समझाया। तो ये सर 18 सवाल जो मैंने डिस्कस किए, जो CHSL 2024 में आ चुके हैं, और ये इसमें से कुछ सवाल वास्तविकता में अच्छे सवाल थे, जो CGL मेंस जो बच्चे देने जा रहे एग्जामिनेशन उनके लिए भी सवाल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे एक कोसाइन वाला फार्मूले का इस्तेमाल हुआ था, उसको और भी 1-2 सवाल जो देखे थे काफ़ी अच्छे सवाल मुझे लगे। तो आज की इस क्लास में इतने रखते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।